नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। और चुनावी मौसम में आज हम लोग बात करेंगे पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र जिसका पुराना नाम मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र है, परिसीमन के बाद इसे नया नाम मिला। पूर्वी चंपारण जो क्षेत्र है उसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। गढ़ इसलिए क्योंकि यहाँ पार्टी हमेशा मजबूत नजर आती है। आपको पूर्वी चंपारण में कैसा है चुनावी मिजाज वो भी बताएंगे। यहाँ का राजनीतिक, सामाजिक और जातीय समीकरण क्या है इसकी भी बात करेंगे। आपको हर एक वो चीज बताएंगे जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की, उसमें किस ओर करवट बैठेगा, चुनावी माहौल किसके पक्ष में है और पलड़ा किसका भारी रहेगा। आपको इस वीडियो में हम वो सारी चीज बताएंगे जो पूर्वी चंपारण को जानने के लिए आपको जरूरी है। क्या जातीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में है, क्या सामाजिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में है, या फिर महागठबंधन की भी कोई चांस और कोई जगह बनते हुए नजर आ रही है। पटना के बाद अगर बात कीजिएगा आप कि बिहार की सबसे बड़ी जो आबादी है वो इसी क्षेत्र में आती है, पूर्वी चंपारण में। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि पूर्वी चंपारण जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि नेपाल से इसकी सीमा टच होती है, नेपाल के साथ इसकी सीमा है। चंपारण जब अविभाजित था तो यहाँ चंपारण से ही गांधी जी ने अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और इसे गांधी के कर्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम आपको बताते चले कि पूर्वी चंपारण का सियासी मिजाज क्या है, राजनीतिक पंडित इसे किस तरह से आकलन कर रहे हैं और यहाँ से 5 बार के सांसद रहे। नए परिसीमन के बाद 2009, 2014 और 2019 ये तीनों चुनाव में जीत बीजेपी की रही और अच्छा खासा जीत यहाँ बीजेपी की होती रही है, इसलिए इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अगर जाति विशेष की बात कीजिएगा कि इसे किस जाति का गढ़ कहें तो यहाँ एक मिला जुला समीकरण है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि यहाँ राजपूत मतदाता से ज्यादा संख्या भूमिहार मतदाता की है। लेकिन विडंबना देखिए, जाति जाति करने वाले सारे राजनीतिक पार्टियां खास करके बीजेपी यहाँ भूमिहार को मौका नहीं देकर राजपूत उम्मीदवार पे अपना दांव चलती है। इस बात से लेकर भूमिहारों के बीच में एक नाराजगी तो होता है, लेकिन वो नाराजगी वोट में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए बीजेपी को जीत मिलता है। आपको ये भी बताते चले कि पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में वैसे मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। करीब करीब 4 लाख यहाँ वैसे मतदाता हैं। फिर भी ये सीट उसे नहीं देकर राजपूत बिरादरी को दिया जाता है और इसे राजपूतों के गढ़ के रूप में माना जा रहा है। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में अगड़ी जाति का जो वोट है वो सबसे ज्यादा है। अगड़ी जाति में अगर आप देखिए तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, ये 4 जातियां हैं और उनके कुल वोट को अगर मिला दिया जाए तो पूर्वी चंपारण में से अगड़ी मतदाताओं का गढ़ कहा जा सकता है। 2024 का मिजाज बताए तो एनडीए गठबंधन से ये सीट लड़ रही है बीजेपी, और यहाँ फिर जिनका अंदेशा था कि इस बार हो सकता है राधा मोहन सिंह का टिकट काटा जा सकता है, लेकिन इतने उम्र में होने के बावजूद भी बीजेपी ने यहाँ दाव राधा मोहन सिंह पे लगाया, क्योंकि राधा मोहन सिंह 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ है तो पिछले बार इस सीट रालोसपा को मिली थी महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी महागठबंधन में शामिल थी और वहां से चुनाव लड़े थे अखिलेश प्रताप सिंह के बेटे आकाश सिंह। लेकिन इस बार का जो नजारा है वो बिल्कुल अलग है। इस बार सीट शेयरिंग फार्मूला के तहत पूर्वी चंपारण की सीट आरजेडी के पास है। राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार इस क्षेत्र से देने जा रही है। आरजेडी इस बार अलग तरीके के दाव चल रही है और आरजेडी वेट एंड वॉच करके अपना कैंडिडेट का घोषणा कर रही है। पूर्वी चंपारण में एक तरफ है राजपूत उम्मीदवार, जबकि राजपूत मतदाता से ज्यादा यहाँ भूमिहार मतदाता है। तो क्या महागठबंधन किसी भूमिहार उम्मीदवार को यहाँ से उतार सकती है? ये भी सोचने वाली बात है। जब तक आधिकारिक रूप से ये फैसला नहीं हो जाता, सिंबल जिसे नहीं मिल जाता है,
तब तक ये संभावना चलती रहेगी। उनमें एक विनोद श्रीवास्तव, दूसरा नाम जो है वो राजेश कुशवाहा है। राजेश कुशवाहा 2015 में केसरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी चुने गए हैं, तो उनकी भी चर्चा करीब करीब तय मानी जा रही है। किस दल का पलड़ा विधानसभा वार में भारी है और किस जाति का वोट उस विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा है। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 में पहला है हरसिद्धि, एससी के लिए रिजर्व सीट है और इस सीट से है कृष्णनंदन पासवान, बीजेपी के विधायक। उसके बाद है गोविंदगंज, गोविंदगंज से है सुनील मणि तिवारी, बीजेपी के टिकट पे। केसरिया से शालिनी मिश्रा, जदयू के टिकट पे। कल्याणपुर, यहां से मनोज कुमार यादव, आरजेडी के टिकट पे। पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, बीजेपी के टिकट पे। मोतिहारी से प्रमोद कुमार, बीजेपी के टिकट पे। तो आपको विधानसभा चुनाव 2020 में भी यही वो एक क्षेत्र था जो एनडीए और बीजेपी का इज्जत और मान बढ़ाया और उसको बरकरार रखा। यहां से आप देखिएगा तो बीजेपी 4 सीट पे काबिज है, तो जदयू 1 सीट पे है और आरजेडी 1 सीट पे है। तो यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आएगा। दलीय स्थिति से आपको साफ साफ नजर आएगा कि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन एक खास बात और है कि यहाँ से एक भी राजपूत विधायक नहीं है। लोकसभा चुनाव में राधा मोहन सिंह को वोट मिला 5,74,000, वहीं पर आकाश प्रसाद सिंह 2,81,000 और उन दोनों के बीच में जो जीत और हार का अंतर था वो लगभग 3 लाख वोटों से राधा मोहन सिंह ने शानदार जीत दर्ज की। यहाँ के जातीय समीकरण की तो आपको पहले भी बताए हैं कि जो आपको पहले भी बताते चले, यहाँ के अगर जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण की बात कीजिएगा तो देखिए यहाँ से 9 बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राजपूत समुदाय के सांसद। लेकिन सच्चाई क्या है, अगर अगड़ी जाति में अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी आबादी भूमिहार जाति की है। 1 नंबर पे भूमिहार जाति की आबादी है। मतदाताओं की संख्या के बारे में तो कुल मतदाता 16,56,000 है, जिसमें पुरुष मतदाता 8,81,000 और महिला 7,74,000। इस क्षेत्र का जातीय गणित समझने के लिए जो बीजेपी यहाँ क्यों भारी होती है उसका मेन कारण है इस क्षेत्र में अगड़ी जाति का वोट तो है, साथ ही साथ पिछड़ी जाति में बनिया जाति, नोनिया जाति, वैश्य मतदाताओं की संख्या भी भारी भरकम है। इसलिए यहाँ बीजेपी को एज मिलता रहा है। 2004 में आरजेडी के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे। हालांकि वो भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहार जाति का अगर मतदाताओं देखे तो अगड़ी जाति में, स्वर्ण जाति में सबसे ज्यादा वोटर की संख्या भूमिहार जाति से 2.5 लाख भूमिहार जाति का है। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में यहाँ राजपूत मतदाता है। उसके बाद वैश्य मतदाता है। कुशवाहा मतदाता भी यहाँ करीब 2 लाख, 2.25 लाख है। वहीं यादव मतदाता और मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है। तो यहाँ का समीकरण बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पे वैश्य मतदाता, कायस्थ मतदाता, भूमिहार मतदाता, राजपूत मतदाता, ब्राह्मण मतदाता, कुशवाहा मतदाता, यादव, मुस्लिम, सारे जातियों का एक अच्छा खासा वोट है जो जीत और हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पूर्वी चंपारण का गणित क्या है। ये बीजेपी का गढ़ है, किसी जाति का गढ़ नहीं बनाया गया, इसको बीजेपी का गढ़ बना दिया गया है। और बीजेपी ने यहाँ सबसे ज्यादा बार राजपूत उम्मीदवार पे भरोसा बताया। लेकिन महागठबंधन क्या करती है, क्या वो किसी कुशवाहा जाति पे दाव चलती है, जैसे यहाँ से राजेश कुशवाहा जी का नाम ले जा रहा है, क्या किसी वैश्य जाति से पे दाव लगाती है, जैसे विनोद श्रीवास्तव कायस्थ जाति से आते हैं, तो वही रितु जायसवाल है। और महागठबंधन भूमिहार जाति पे भी क्या दाव लगा सकती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 2024 में एक तरफ तो राधा मोहन सिंह होंगे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से क्या भूमिहार उम्मीदवार होंगे, वैश्य उम्मीदवार होंगे या कुशवाहा जाति से उम्मीदवार दिया जाएगा, क्योंकि ये 3 प्रमुख जातियों के उम्मीदवार का नाम सबसे आगे चल रहा है। आप क्या सोचते हैं कि पूर्वी चंपारण में किसका पलड़ा भारी है? तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे।